विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित नौकर की कमीज भाग 5। आइए, गुप्ता जी को अपनी तरफ आते देखकर मैंने कहा। मैं बैठूंगा नहीं, आपकी तबीयत के बारे में सुना था। अब तो ठीक हूँ, दफ्तर भी जाने लगा हूँ, मैंने कहा। शहर के बाहर से घूमता आ रहा हूँ। पूर्व दिशा की तरफ देखिए, आकाश बिल्कुल साफ है। शुरू में जो पानी गिरा था, मानसून के धोखे में किसानों ने बुआई कर दी होगी। पौधे निकल आए होंगे, पर पानी का नाम नहीं। अगर अब और 2 दिन पानी नहीं गिरा तो खेत सूख जाएंगे। बहुत से किसान जो बुआई के इंतजार होंगे, उनका बीज बचा होगा। पानी आ गया तो बो देंगे, नहीं तो खा पी कर वह भी बराबर हो जाएगा। फिर जब भूखों मरेंगे। मैंने सुना था कि धूप ना निकालने के कारण आपकी तबीयत खराब हो गई थी। बरसात में पानी गिरे, इससे हम लोगों की तबीयत खराब होती है। धूप निकली रहे तो मुनाफा होता है। डॉक्टर के अहाते में यह चर्चा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। किसने कहा आपसे, मैंने पूछा। मैं इनकी दुकान से उधार लिया करता था, इसलिए इन्हें देखते ही लगता था कि कभी भी ये तकाजा शुरू कर देंगे। सांवले रंग के दुबले पतले पर बहुत बड़ा सा पेट निकला था। शरीर से वे उस बच्चे के बड़े आकार की तरह थे जिसका लिवर बढ़ गया हो। डॉक्टर के भतीजे ने, गुप्ता जी ने जवाब दिया। ओह, मकान मालिक के खानदान का है, मैंने कहा। मुझे मालूम है, डॉक्टर से काफी झंझट हो गई थी। आपने डॉक्टर साहब को गालियां दी, फिर आपको पछतावा हुआ। डॉक्टर साहब ने आपको माफ कर दिया। यह भी डॉक्टर के भतीजे ने कहा? नहीं, एक ग्राहक ने कहा। बुखार की हालत में मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल गया होगा। होश आने पर पछतावा हुआ। डॉक्टर ने बुरा नहीं माना। आप यह अपने ग्राहक से कह दीजिएगा। किस ग्राहक ने कहा था? यह याद थोड़ी है। डॉक्टर साहब से झंझट मोल लेकर आप चैन से नहीं रह सकते। मैं भी नहीं रह सकता। बात बदलने के लिए मैंने कहा, छिटका धान बोने वाला छोटा किसान होगा या लापरवाह बड़ा किसान? कुएं, मोटर पंप इत्यादि बड़े किसान के पास हैं। नहर के किनारे की जमीन भी उनकी ही होगी। रोपा बोने का खतरा छोटे किसान नहीं उठाता। जिंदा रहने के लिए छिटका बोने का खतरा तो उठाना पड़ता है। अगर उनकी फसल खराब हो गई तो ये लोग बड़े किसानों के यहाँ मजदूर हो जाते हैं और बहुत सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बड़े किसान की धान की लागत सस्ती मजदूरी से कम हो जाती है। साथ ही साथ बाजार में खराब फसल के कारण धान की कीमत बढ़ जाती है। वहाँ बड़े किसान का धान कई गुना मुनाफा पाता है। बीच में छोटे छोटे व्यापारियों के बीच में गुजरता हुआ चावल उनके मुनाफे से महंगा होता हुआ खरीदारों के पास पहुंचता है। ज्यादातर खरीदार यानी वही छिटका बोने वाला, छोटे किसान और छोटे लोग। गुप्ता जी, तब आपकी दुकान से मुझे चावल किस भाव से खरीदना होगा? आप खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं, हंसते हुए गुप्ता जी ने कहा। उधारी खरीदी नहीं होती, मैंने पूछा। नहीं, खरीदी में रुपए और सामान का लेन देन साथ साथ होता है। उधारी में वसूली होती है। नकदी लेन देन में दुकानदार बेफिक्र होता है। उधारी में मालूम नहीं वसूली होती है कि नहीं। कड़ाई बरतो तो थोड़ी बहुत हो जाती है, नहीं तो रुपए डूब जाते हैं। बोलिए, रुपए कब दे रहे हैं? 1.5 महीने से बकाया है। हर महीने वेतन पाते ही दे दें तो अच्छा रहे। इस महीने की तनख्वाह मिलते ही मैं पूरी उधारी पटा दूंगा। इस बीच बीमार पड़ गया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले जो किराएदार था, वह हर महीने किराया पटाता नहीं था। ऊपर से डॉक्टर साहब को तंग किया करता था कि ये परेशानी है, यह बनवा दो। दीवारों के पलस्तर उखड़ गए, आंगन की नाली खराब हो गई। डॉक्टर साहब ने अपना किराया वसूल किया, फिर उसकी बदली करा दी। मुझे पता नहीं चल पाया और वह घर खाली करके चला गया। 70 रुपए का मेरा नुकसान हुआ। जब तक उसको दफ्तर के पत्ते से एक पोस्ट कार्ड डाल देता हूँ, ताकि सब लोग पोस्ट कार्ड पढ़कर जान लें कि वह मेरी उधारी लेकर भागा है। पहले पोस्ट कार्ड को उसने जवाब दिया था कि घर के पते पर पत्र व्यवहार करें। पोस्ट कार्ड में उसने अपने घर का पता दिया था, पर मैं उसे दफ्तर के पते पर ही पोस्ट कार्ड डालता हूँ। इसलिए जैसे ही मालूम होता है कि किराएदार से डॉक्टर साहब की झंझट हुई है, तो तुरंत अपनी वसूली करता हूँ। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब से आपकी झंझट नहीं हुई, तो मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। अभी तो डॉक्टर साहब के 5 में से 4 क्वार्टर खाली हैं। आदमी देखकर वे मकान देते हैं। आपको भी देख सुनकर रखा होगा। अगर मेरी बदली हुई तो भी मैं आपका पैसा पटक कर जाऊंगा, मैंने कहा।
मिट्टी के तेल के 4 टिन दुकान में आ गए हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो 3-4 बजे तक ले लीजिएगा। दोपहर से शाम तक मैं दुकानों में रहूँगा। दुकान तब खुली रहेगी। किसी और से मत बताइएगा। 1 बोतल मिट्टी का तेल ही दे सकूँगा। एक बात और है, आप जब भी बीमार पड़ें डॉक्टर साहब से ही इलाज करवाइए। यदि आप मेरे किराएदार होते और मेरी दुकान के सामान नहीं खरीदते तो यह शराफत नहीं होती। आपका किराएदार नहीं, पर तब भी आपकी दुकान से सामान खरीदूंगा। खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं। आप ठीक कहते। मैंने पत्नी से पूछा, घर में मिट्टी का तेल है? कई दिनों से नहीं है, उसने कहा। टीन दे दो, जितना मिलेगा ले आऊंगा। जब माँ घर पर रहती तब मिट्टी के तेल की खपत ज्यादा होती। उन्हें रात भर अपनी चारपाई के पास जलती हुई कंदील रखने की आदत थी। रात में सोने के पहले कंदील की बत्ती नीचे कर देती। बीच में नींद खुलने पर पहले कंदील की बत्ती तेज करती, फिर उठती। मिट्टी का तेल स्टोव और चूल्हा जलाने के लिए भी लगता था। चाय हमेशा स्टोव पर बनती थी। मुझे देखते ही गुप्ता जी बहुत खुश हो गए। दुकान में कोई नहीं था। आधी खुली होने के बाद भी जाहिर होता था कि दुकान बंद है। दुकान में किराने की गंध थी। यह दुकानों में रखी चीजों सामान की गंध होगी, मैंने सोचा। आइए, मिट्टी का तेल चीज ही ऐसी है कि तबीयत ठीक कर देती है, गुप्ता जी ने कहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक हो गई है और मैं दफ्तर भी जाने लगा हूँ। मिट्टी का तेल पाने से कुछ असर जरूर होगा, उन्होंने कहा। आपकी बात से मैं इनकार नहीं करता। आप पहले आदमी हैं ले जाने वाले। मिट्टी का तेल जैसी चीज मैं आपको उधारी दे रहा हूँ। पैसे होते तो मैं आपको जरूर देता। मेरी दुकान से खरीदा है, यह किसी से कहिएगा नहीं। रास्ते में मुझसे कोई पूछेगा तो कहूंगा मूंगफली का तेल लेकर आ रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी मिल गया तो वह सूंघ कर देखेगा। मिट्टी के तेल की उधारी पाकर मैं बहुत संतुष्ट था। सही मायने में सभी संतुष्ट थे। भिखारी को भीख मिल जाती थी। बेईमानी के साथ साथ धर्म के काम भी बढ़ते थे, क्योंकि बेईमानी की कमाई से धर्म पुण्य का काम होता था। घर में मिट्टी का तेल पहुंचाकर मैं बाहर निकला। मैंने अपना उद्देश्य तय कर लिया था। बाहर अपरिचित लोगों में से कोई आदमी छांटने थे। ठाकुर की पान की दुकान के सामने एक सभ्य समझदार आदमी दिखा। वह दुबला पतला और लंबोतरे चेहरे का था। उसके जूते में पॉलिश थी। ठाकुर की दुकान में बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए हमेशा एक चिमनी जलती रहती थी। मिट्टी के तेल का यह महत्वपूर्ण उपयोग नहीं था। मुझे डॉक्टर के कंपाउंड की देर तक जलने वाली बत्ती से भी ज्यादा दिन के समय सिगरेट जलाने के लिए डिबरी का जलना अखराने वाली बात लगती थी। खजुआ मोची हाथ पैर खुजलाते हुए नाली के किनारे लकड़ी की पेटी लेकर खाली बैठा था। जब उसके पास काम नहीं होता तो वह हाथ पैर खुजलाया करता। इसके हाथ पैरों में गहरे गहरे नाखून के निशान होते। इनसे कभी कभी खून निकल आया करता था। इसका नाम खजुआ मोची हो गया था। वह हर उस आदमी को गाली देता था जो उसके सामने से नंगे पैर निकल जाते थे। नंगे पैरों में नाल ठुकवाने का चलन कब होगा? यह फैशन से नहीं, मजबूरी में कभी हो। वह उन आदमियों बच्चों को भी गंदी गालियां दिया करता था जो चप्पल जूते पहने होते और उसके पास से बिना रुके आगे बढ़ जाते। इस आदत के कारण पिटता भी था। मैं उसके पास गया। मेरी चप्पल में पॉलिश कर दो। हाथ पैर खुजलाना छोड़कर वह पॉलिश करने लगा। खजुआ मिट्टी का तेल चाहिए? चाहिए, उसने कहा। गुप्ता जी की दुकान में है। गुप्ता जी की दुकान जानते हो? जानता हूँ। खजुआ मोची का धंधा बाद में खराब हो गया था। हाथ पैरों में बड़े बड़े घाव वाली बीमारी हो गई थी। भीख मांगने लगा था। तब वह हर उस आदमी को जो उसे भीख दिए बिना आगे बढ़ जाता था गालियां दिया करता था। मैं एक छोटी चाय की दुकान में घुस गया। दिल्ली का हिंदी अखबार यही होटल वाला मंगवाता था। चाय पीने के बाद मैं होटल वाले से कहा, गुप्ता जी की दुकान में मिट्टी का तेल बिक रहा है। आज तो इतवार है, होटल वाले ने कहा। आधी दुकान खोलकर बिक्री कर रहा है। जूते कप धोने वाली औरत ने पूछा, गुप्ता जी की दुकान कहाँ पर है? बाहर निकलकर मैंने उसे समझाया, यहाँ से सीधे जाने पर कुएं के पास से एक रास्ता मुड़ता है, फिर नल है, उसके आगे थोड़ी दूर पर गुप्ता जी की दुकान है। अखबार बिना पढ़े मैं बाहर निकल आया। संतु, संपत ने मुझे देखा। चलो घूमने चले, उसने कहा। आज काम से निकला हूँ। तुमको मिट्टी का तेल चाहिए तो गुप्ता जी की दुकान से ले लो।
उससे पीछा छुड़ाकर मैं टिकरापारा की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चलते चलते थक गया था, पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। 30 पैसे में रिक्शा तय किया। सड़क ऊंचाई पर गई थी। नीचे नाले के किनारे के पास पास सटी हुई टट्टे की झोपड़ियों का ढेर था। अगर किसी की आंख थोड़ी सी कमजोर होती तो इतनी ऊंचाई से ये झोपड़ियां मैदान में म्यूनिसपैलिटी के कचरे की अलग अलग ढेरियां लगती। झोपड़ियों के ऊपर फटे सड़े बोरे और पॉलीथीन के चिथड़े फैलाए गए थे। इनको पत्थर के टुकड़ों से दबा दिया गया था। वे किनारे किनारे लटके हुए झालर की तरह हवा में हिल रहे थे। प्रत्येक झोपड़ी के अंदर से एक गंदे पानी की नाली निकली थी। बाहर एक छोटा गड्ढा बना था जिसमें वह नाली जाकर मिलता था। गड्ढे में गंदा बदबूदार पानी भरा हुआ था और आसपास उसी की कीचड़ था। आने जाने के लिए जगह जगह पत्थर रख दिए गए थे। एक तरफ झोपड़ियों के बीच का रास्ता नाले की तरफ ही हो गया था। उसी रास्ते में जाती हुई 2 औरतें और उनके पीछे 4-5 बच्चे थे। एक ऊंची जगह में जो टीले की तरह थी 3 बच्चे और एक बच्चा टट्टी कर रहे थे। अधिकांश झोपड़ियां खाली थीं। यहीं से रेजा कुली मजदूर सुबह सुबह घर से कमाने निकलते थे। सड़क के किनारे लकड़ी के तख्तों की एक छोटी सी दुकान थी। शाम को लौटते समय 10 पैसे की हल्दी, 5 पैसे का नमक, 10 पैसे की मिर्च, 25 पैसे का प्याज, आधा किलो या 1 किलो गुरमुटिया चावल इस दुकान से लोगों की खरीदी होती थी। इस दुकान में मिट्टी का तेल नहीं होगा। चूंकि थोड़ा पानी पहले गिर चुका था इसलिए सड़क के किनारे डबरों के पास चरोटा उगाया था। लौटते समय औरतें चरोटा की कोमल पत्तियां तोड़कर ले आती थीं। उनकी भाजी बन जाती। नाली पार करने के बाद बिल्कुल पास की झोपड़ी की तरफ मैं बढ़ा। बाहर एक 1.5-2 साल का लड़का एल्युमिनियम के मैले पिच के खाली खाली गिलास से खेल रहा था। कोई है? मिट्टी का तेल चाहिए? मैं चिल्लाया। लड़का जोर जोर से रोने लगा। मैं कुछ अटपटा सा महसूस कर रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, फटी गंदी साड़ी पहन लपेटे हुए, छोटे छोटे रूखे बाल गुच्छे गुच्छे बिखरे। उसके दोनों हाथ में गोबर लसेरा हुआ था। शायद वह पीछे गोबर पात रही थी। सुनो, इस बुढ़िया से मैंने कहा, मैं छोटा पारा से आया हूँ। वहाँ एक गुप्ता जी की किराने की दुकान है। किसी से भी पूछ लेना, बतला देगा। उनकी दुकान में मिट्टी का तेल आ गया है। लेना हो तो जाकर ले आना, समझ गई? समझी हो या ना समझी हो, बुढ़िया की एक बकहाट से मैं परेशान हो गया था। मेरे चुप होते ही लड़का चीख कर फिर रोने लगा। मैं जल्दी से वहां से लौट पड़ा। दूसरी झोपड़ियों में जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। अंदर घुसने के लिए कौन सा रास्ता है यह समझ में नहीं आया। जैसे ही मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हुआ, गहरी गहरी सांस लेते हुए मैंने यहाँ की हवा में साफ साफ अंतर महसूस किया। कितना अच्छा लगता है ऐसी हवा में सांस लेना। तख्ते वाली दुकान के पास एक पुलिया के ऊपर मैं बैठ गया और झोपड़ी वालों के लौटने का इंतजार करने लगा। उनके लौटने का समय हो रहा था। 6 बज रहे थे। दूर मुझे औरतों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। समूह के गाने की धीमी आवाज से मेरी नजर उधर गई थी। जब कोई झुंड मिलकर गाना गाता तो गाने में साफ साफ लोग सुनाई देते। गाने की आवाज जब धीरे धीरे पास आने लगती तो ऐसा लगता लोग पास आ गए हैं। गाने की आवाज बहुत जोर की हो जाती तब झुंड बिल्कुल पास आ जाता। मैं गीत और लोगों के को साथ साथ आते हुए महसूस कर रहा था। इससे मेरे मन में एक उत्साह भर गया। यह उत्साह लोगों में शामिल होकर गाना गाने का था। औरतों का झुंड आगे आगे था। रंगीन साड़ियों में लाल पीले हरे नीले रंगों का झुंड लगता था। हरकत करते हुए रंग। इनके पीछे आदमियों का झुंड था। औरतों में जो बहुत जवान लड़कियां थीं वह एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे चल रही थीं, हंसती और गाती जा रही थीं। बहुतों के कानों में हरी पत्तियां खुसी हुई थी। तभी ये लड़की खिलखिलाती दौड़ती हुई आगे आ गई। उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां और दौड़ने लगी। तीनों रुककर समूह का इंतजार करने लगी। इंतजार करते हुए बीच सड़क में इन तीनों के पैरों में गाने की धुन से हरकत हो रही थी। इन तीनों को गाना भी नहीं रुका था। ये लोग पास आ गए। सबके चेहरे पानी से धुले लग रहे थे। लड़कियों के पैर बिल्कुल साफ और मजबूत थे। रंग बिरंगी साड़ियों में धूल जमी थी। मैं खड़ा होकर उनके पास आने का इंतजार करने लगा। मैं अपने में ताकत बटोरता हुआ खड़ा था। इन लोगों के पुलिया के पास आते ही मैं फुर्ती से पुलिया के ऊपर खड़ा हो गया। सुनो! दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए मैंने उन लोगों को रोका। धीरे धीरे औरतों के घेरे के बाद आदमियों का घेरा मेरे पास सिमट गया।
गेंदे का फूल कान में खोसे एक बड़ी सुंदर सांवली लड़की सबसे आगे खड़ी थी। वह अपने पास वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखकर मुझे देख रही थी। मैंने कहना शुरू किया, दोस्तों, जो बात मैं आपसे कहूँगा उसे मैं ठीक से आपको समझा नहीं सकूँगा। सामने खड़ी सांवली सुंदर लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बहुत सी लड़कियां और आदमी हंसने लगे। मैं कुछ झेप गया। तब भी मैंने कहना शुरू किया, सुबह से आप लोग काम पर निकल जाते हैं, इतनी शाम को लौट रहे हैं, पर आप सबके चेहरे पे कोई थकान नहीं है। कौन सी ताकत आपके पास है जिससे आप काम पूरा करने के बाद खुश होकर मुस्कुराने लगते हैं? अंधेरा होने वाला है, बहुतों के घर में कंदील और चिमनी के लिए मिट्टी का तेल नहीं होगा, तब आप अंधेरे में रहेंगे। अच्छी जिंदगी आप समझते हैं? जो रोजी आपको मिलती है, जिस तरह आपका रहना है, वह अच्छी जिंदगी नहीं है। आप इस पर सोचिए। मैं छोटा पारा से आया हूँ, जहाँ गुप्ता जी की एक किराने की दुकान है। किसी से भी पूछेंगे, उस दुकान का पता आपको मिल जाएगा। वहाँ मिट्टी का तेल 2 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि सरकारी भाव 1 रुपया 30 पैसा है। आप इतने थके हुए होते हैं कि रात में आपको उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। पेट भरकर सोने के लिए खाना बनाने लायक उजाला आपको चाहिए। पढ़े लिखे होते तो अखबार या कहानियां आप पढ़ते। इतना महंगा मिट्टी का तेल खरीदकर जितना चावल आप रोज खरीदते हैं, इतना चावल आप उस दिन खरीद नहीं पाएंगे। 2-3 वाक्य बोलने के बाद ही मेरा गला सूखने लगा था। मैं अपनी बात का सिलसिला बैठा नहीं पाया था। बोलते हुए मैं बराबर महसूस कर रहा था कि मैं ऊट पटांग बोलता जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत करके जैसे मैं फंस गया था और हिम्मत से बात खत्म करना चाहता था। बात खत्म होते ही बस कुछ क्षणों का सन्नाटा रहा। मैंने देखा, गोया बात खत्म करने के बाद आंख खुली। भीड़ से आगे तख्ते की दुकान का दुकानदार कब तक आकर खड़ा हो गया था, यह मैं देख नहीं पाया। उसने कोई भद्दी मजाक वाली बात कही, इसके साथ ही सब लोग हंसने लगे थे। मैं पुलिया से कूदकर बौखलाया हुआ उन लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ चला आया। पलटकर मैंने देखा, कुछ आदमियों की पीठ में बोरे के थैले लटके हुए थे। उसमें से आरी और बसूला का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये बढ़ई होंगे। मेरी बात पर उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बुद्धू बना सा मैं रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा होने लगा था। मैं रुका था कि देखूं कितने झोपड़ी में डिबरी जलती है। काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी 3-4 झोपड़ियों में उजाला हुआ दिखा। थोड़ी देर में वह भी बुझा दिया गया। मिट्टी का तेल खरीदने के लिए बोतल लेकर निकलता कोई नहीं दिखा। तभी किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। साथ साथ एक आदमी चिल्लाता जा रहा था। उस औरत का आदमी पीट रहा होगा। लगा कि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। झोपड़ियों के बहुत आगे तक रेलगाड़ी जाती हुई दिखी। डिब्बे की खिड़कियों से उजाला आ रहा था, जो गाड़ी के साथ साथ था और जमीन से घिसटता जा रहा था। यदि एक आदमी रात में अंधेरी सड़क से जा रहा हो, तब मन ही मन उसे लगता होगा कि अंधेरे में चलने से कितना खतरा है। बहुत पीछे से आते हुए ट्रक से दूर तक सड़क पर उजाला फैल जाता था, तब उसे लगता होगा कि आता हुआ ट्रक हमेशा उसके पीछे रहे। ट्रक तेजी से पास आता जाता है, उजाला तेज होता जाता है और ट्रक के उजाले का फायदा उठाता हुआ आदमी किनारे उतरकर भी अचानक ट्रक से कुचला जाता है। यह संभावना नहीं थी। घर की तरफ लौटते समय सोच रहा था, क्या मैंने आज छुट्टी के दिन का अच्छा उपयोग किया है? शायद मिट्टी का तेल लोगों के लिए बहुत जरूरी नहीं है। मुझे लोगों की सही जरूरत को समझना था। बड़े भाई बतलाते थे कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब वे 10-11 साल के थे। रेडियो में खबर आते ही पूरे शहर में अंधेरा कर दिया गया था। घरों की बत्तियां बुझा दी गई थीं। कंदील मोमबत्ती के उजाले में लोग रेडियो सुनते बैठे थे। तब सड़क के किनारे तख्त के ऊपर रखे कंदील के उजाले में बड़े भाई को 1 रुपए का नोट दिखा। आसपास कोई आदमी नहीं था। नोट लेकर वे अम्मा के पास गए। उन्होंने अम्मा को बतलाया था कि सड़क पर नोट मिला है। अम्मा रो रही थी। गांधी जी के मरने से बहुत लोग रो रहे थे। अम्मा ने कहा था कि सुबह 1 रुपए की हरी घास खरीदकर राह चलती गायों के लिए सड़क पर रखवा देंगे। इसके बाद उन्होंने पड़ा हुआ 1 पैसा भी कभी नहीं मिला। वे कह नहीं सकते थे कि रुपए का मिलना और गांधी जी की हत्या की घटना उन्हें किस तरह याद थी। 1 रुपए का नोट मिला था, इसलिए गांधी जी की हत्या की घटना याद थी, या गांधी जी की हत्या के कारण उन्हें 1 रुपए का मिलना याद था। इस बारे में वे ठीक ठाक कुछ नहीं कहते। उन्हें राजनीति से घृणा थी। वे घर की स्थिति सुधारने के लिए वेतन से पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनका कहना था कि वेतन से गुजारा करना जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हो चुकी है।
आमदनी का उनके पास दूसरा कोई जरिया नहीं था। दूसरे जरिए के लिए उन्होंने बहुत उठापटक की, पर उनसे कुछ करते धरते नहीं बना। अब यदि उन्हें सड़क पर 1 रुपए का नोट मिल जाता तो वे अम्मा से नहीं पूछते। इसे वे अतिरिक्त आमदनी मानकर या तो जमा कर लेते या अपनी समझ से स्वतंत्रता पूर्वक उसे खर्च करते। अम्मा के कहने के बाद भी अब सड़क की गायों के लिए घास डलवाने के बदले उस रुपए से घर के लिए हरी सब्जी लेते। मुझे 1 रुपए का नोट सड़क पर मिलता तो किसी भूखे आदमी को 4 रोटी दे खरीद कर देता। बड़े भाई और मुझ में यही अंतर था। यह अंतर उम्र के कारण भी हो सकता था। पहले पत्नी रोज गाय को 2 रोटी देती थी। वह पहली सिकी 2 रोटी गाय के लिए निकाल लिया करती थी। फुर्सत से अहाते में घूमती हुई गाय को बुलाकर रोटियां खिला देती। एक दिन घोरे पर मैंने डॉक्टर की गाय को कागज खाते देखा। उस दिन से मैंने गाय को रोटी देना बंद करवा दिया। गाय कागज खा सकती है, पर भूखे आदमी को कागज नहीं खाना चाहिए। तब भिखारी को रोटी दे दी जाने लगी। पहले घर में भूले भटके कोई भिखारी आता था। जब रोटी दी जाने लगी तो बहुत से लोग आने लगे, जिससे 1-2 दिन को छोड़कर बाकी सबको भगा दिया जाता था। घर का खर्च कम नहीं होता था। फालतू खर्च क्या है जिसमें कटौती की जाए, यह बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया। बाद में भिखमंगे को रोटी देना एक फालतू खर्च समझ में आ गया। तब यह रोटी घर में उपयोग होने लगी। खर्च पूरा न बैठने के कारण दया और उदारता कम हो जाती है। यह बात समझ में जल्दी आती थी। उदारता और दया का सीधा साधा संबंध रुपए से है। सिर पर हाथ फिरा देना न तो उदारता होती है न दया, बस सिर पे हाथ फिराना होता है। मिट्टी के तेल के लिए किसी आदमी को छांटने की जरूरत नहीं थी। यह आम जरूरत की चीज थी। फिर भी इसके बिना गरीब से गरीब आदमी का भी काम नहीं अटकता। जिंदा रहने के लिए मिट्टी का तेल जरूरी नहीं है, मरने के लिए हो जाता था। महाविद्यालय में जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य पढ़ाया था, कुछ दिनों से इस शहर में दिखाई देने लगे थे। यदि यदि वे अभी दिख जाएं तो मैं उनसे जरूर पूछता, सर मिट्टी का तेल लेंगे? आखिर मैं उनका विद्यार्थी था। तब वे कहते, नहीं। मैं उनसे प्रार्थना करता, ले लीजिए सर, आजकल मिलता नहीं है। तब वे कहते, मैं मिट्टी का तेल अपने घर नहीं रखता। तुमको तो मालूम है, मेरी पहली बीवी मिट्टी का तेल डालकर जल मरी थी। दूसरी बीवी यह काम करे यह मैं नहीं चाहता। जिन चीजों से आत्महत्या की जा सकती है, मैं उन चीजों को अपने घर में नहीं रखता। दाढ़ी जब नाऊ की दुकान में बनवाने लगा हूँ, ब्लेड से खतरा था। हंसियां हमारी गृहस्थी में नहीं है। सब्जी काटने की चाकू बहुत भोथरी है, उससे केवल हरी सब्जी कट सकती है। चूल्हे के लिए ज्यादा लकड़ी इकट्ठा नहीं करता, थोड़ी लकड़ी से भी खतरा है। पर मेरी मजबूरी, खाना बनवाना ही पड़ेगा। एक बार टिंचर आयोडीन धोखे से कई दिनों तक घर पे रह गया था। बिजली का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। घर में एक बिजली का आयरन है। घर के पास कुआं और तालाब नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वह चाहकर भी आत्महत्या ना कर पाए। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, दूसरे से भी 2 बच्चे हो गए। मेरा घर ऊपर की मंजिल में नहीं है। कूदना भी चाहे तो वह खटिया से कूद सकती है। मैं कहता, सर वह माचिस की एक काड़ी से पूरे घर में आग लगा सकती है, चादर साड़ी से फांसी लगाकर मर सकती है। तब वह दुखी होकर कहते, इतना सब करने के बाद भी वह फांसी लगाकर मर सकती है तो मर जाए, आखिर कोई क्या करे। मैं कहता, सर आलपेन से भी खतरा है। वे कहते, कांच की बोतल से भी खतरा है। मैं कहता, पानी से भरी बाल्टी से भी खतरा है। वे कहते, खाली बाल्टी से भी खतरा है। इसके बाद भी वे मिट्टी का तेल लेने के लिए तैयार नहीं होते और जीना मुश्किल हो जाता। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक की पत्नी ने भी उसी साल आत्महत्या की। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक के चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे। उनके 2 दांत ओट दबाने के बाद भी बाहर दिखाई देते थे। विद्यार्थियों में अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। कोई विद्यार्थी नकल मारे पर उन्हें पसंद नहीं था। महाविद्यालय के पास ही सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक दिन सुबह विद्यार्थी चाय पीने के लिए छात्रावास से निकल होटलों की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उस शिक्षक की बीवी साड़ी संभालती रोती चीखती सड़क पर निकल आई। उसके पीछे पीछे वनस्पति शास्त्र के शिक्षक निकले। वह औरत भागकर पड़ोस के रसायन शास्त्र के शिक्षक के घर में घुस गई थी। वनस्पति शास्त्र के शिक्षक को समझाना बुझाया गया। शाम को उनकी औरत कमरे में बंद हो गई और स्टोव का तेल डालकर आग लगा ली। जलते हुए दर्द से चीखते हुए कमरे में गोल गोल दौड़ने लगी थी। लोग इकट्ठे हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, कुछ ने रोशनदान से दरवाजे की चिटकनी खोलने की कोशिश की। वह जलकर कमरे में गिर पड़ी। चारों तरफ विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा थी।
रोशनदान से उसके पति, कुछ विद्यार्थी और कुछ लोगों ने उसकी नंगी जांघ में से चर्बी पिघलकर जलते देखा, टपकते हुए देखा। अर्थशास्त्र के शिक्षक कुछ दिनों के बाद उनको समझाया होगा, तुम्हारी पत्नी मर गई, इससे तुम्हें बहुत नुकसान हुआ। स्कूल में मास्टरनी थी, 200 रुपये महीना कमाती थी। घर का खाना, दूसरे काम, बच्चों की देखरेख, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बहुत से काम करती थी। कोई काम करने वाली औरत होती तो इतने काम में कम से कम 100 रुपए लेती और रद्दी काम करती। ईमानदारी से तुम्हारी गृहस्थी की देख रेख नहीं करती। गंदी होती, उज्जड़ होती और चोर होती। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोती थी, अब तुम्हारे बिस्तर पर कोई नहीं सोएगा। इसके लिए बाजार में तुम कितने भी सस्ते से काम चलाओ, आधे घंटे के कम से कम 2 रुपए लग जाएंगे। वह बिस्तर कैसा होगा इसका अंदाजा लगा लो। बदनामी का डर रहेगा, नौकरी जाने का भी डर रहेगा। अब तुम हिसाब करके बतलाओ, 1 महीने में कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। संपत की शादी नहीं हुई थी। वह माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसका बाप बहुत मनहूस माना जाता था। मोहल्ले में यदि किसी की मौत हो जाती तब वह इतना ज्यादा सक्रिय होता कि क्रियाकर्म की जिम्मेदारी अपने आप उसके हाथ में आ जाती थी। बाप के इस काम से संपत बहुत चिढ़ता था। उसका बाप 5 फीट का भी नहीं होगा। घुटे हुए सिर में लंबी लंबी चोटी होती और पूरे माथे पर चंदन की उंगलियों से बनाई गई मोटी लकीरें होती। संपत की माँ की पिटाई बाप बेटे दोनों मिलकर करते थे। बाप नाराज होकर पीटने के लिए तैयार होता। यदि उसके पास समय नहीं है, किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो वह संपत को उसकी पिटाई करने के लिए कहकर जाता। इस तरह वह एक साथ 2 काम निपटाता था। संपत की माँ की आदत थी कि आटा कम ना पड़ जाए, इस डर से आटा ज्यादा सान लेती। फिर आटा बचेगा तो मार पड़ेगी, इसलिए ज्यादा आटे का गोला बनाकर छप्पर के ऊपर या पेटी के पीछे या गंदी साड़ी में छुपा देती। जब तक उसकी सास जिंदा रही, जो रोटी उसे नहीं फूलती, चूल्हे से निकली गरम गरम उसी रोटी को उसके चेहरे पे फिरा देती थी। इस कारण अभी भी उसका चेहरा खुरदुरा और हमेशा सूजा हुआ लगता था। उसके सामने का एक दांत टूटा था। वह दांत संपत के कारण टूटा था। उसका बाप जोर से मारता था, पर संभाल कर। अम्मा कहती थी कि संपत की माँ बेचारी है और बाप बेटे दोनों राक्षस हैं। मैं संपत को बहुत समझाता। वह कहता था कि उसकी आदत बचपन से पड़ गई है, अब वह अपने को रोक नहीं पाता। उसकी माँ के माथे में एक चोट का निशान था। इसके अलावा आंख, नाक, कान पूरे और ठीक जगहों पे थे, लेकिन वैसे ही जैसे अलग अलग डर कर किसी जगह छुपने को हों, और तभी किसी जादूगर ने उन्हें स्थिर कर दिया हो। अगर यह जादू टूट जाएगा तब। घर का कुछ सामान पानी से बचाने के लिए मैंने मास्टर जी के घर रखवा दिया था। एक चारपाई और एक पुरानी साइकिल समेत एक रिक्शा भर सामान था। पुरानी साइकिल में बहुत खर्चा था, इसलिए किश्तों में एक नई साइकिल ले ली थी। इत्तेफाक से उस दिन मास्टर जी घर पर थे और पानी गिरने लगा था। हमारी दशा देखकर उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत सामान वे अपने घर में रख लेंगे। मैं संकोच करने लगा तो उन्हें दुख हुआ। पुरानी साइकिल को जंग लगने से बचाना था, क्योंकि मुझे उसे अच्छी कीमत में बेचना था। अम्मा के जाने के बाद एक चारपाई ज्यादा हो गई थी। मास्टर जी से मैंने कहा कि वे चारपाई का उपयोग करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। समान स्तर के आदमियों का सामान एक जैसा होता था। जो आईना मेरे घर में था, वही आईना मास्टर जी के घर पे था। मेरे जैसी चारपाई उनके घर में भी थी। एक स्तर के आदमी जिस तरह खपते थे, सामान भी उसी तरह खप जाता था। मास्टर जी ने एक दिन कहा था कि लोग कहते हैं कि उनका और मेरा चेहरा मिलता जुलता है। उनसे कईयों ने पूछा था कि क्या मैं उनका भाई हूँ, परंतु मुझसे किसी ने नहीं पूछा था कि क्या मैं मास्टर जी का भाई हूँ। मास्टर जी का आईना देखकर मुझे यह बात याद आ गई थी। आईना देखकर हम लोग अपना चेहरा पहचानते थे। एक जैसे आईने के कारण हमारा चेहरा मिलता होगा। सस्ता आईना चेहरा इतना बिगाड़ देता था कि चेहरे में बहुत अंतर स्पष्ट नहीं होता होगा, परंतु लोग हमें सीधे सीधे देखते थे, आईने में नहीं देखते थे। हो सकता है हम दोनों का चेहरा मिलता जुलता हो। मुझे पति पत्नी का चेहरा भी भाई बहन की तरह लगता था। लगातार साथ साथ देखे जाने के कारण दिखने में एक संतुलन हो जाता होगा। इसी संतुलन के कारण जोड़े भाई बहन की तरह दिखते। उनके व्यवहार में, पहचान में आता था कि दोनों पति पत्नी होंगे। शादी के तुरंत बाद के दिनों जो तस्वीर खिंचवाई थी, उसमें चेहरों में कोई मेल नहीं था। इसके साल भर बाद जो फोटो हम दोनों ने खिंचवाई, उसमें चेहरों का मेल दिखने लगा था। फिर भी पत्नी का रंग साफ था और मेरा सांवला ही रहा। किसी दिन पत्नी का रंग बहुत गोरा लगता, कुछ दिनों बाद दबा हुआ लगने लगता।
ऐसा गर्मी और जाड़े में होता था। जब लगने लगा कि पानी बहुत दिनों तक नहीं गिरेगा, तब घर भर में बिखरे सामान को जमाने में एक छुट्टी का दिन चला गया। सिल लोड़े को लात से ठेलने की कोशिश में और समझ में ना आने वाली परेशानी में मैंने पत्नी से कहा, सिल लोड़ा खरीदने की जरूरत नहीं थी। पैर से मत छुओ, उसने कहा। वह जगह जगह बिखरे अखबार और दूसरे कागजों को इकट्ठा कर रही थी। ड्रम खरीदना भी बेकार रहा। ड्रम को मैंने धम धम थपथपाया। पहले आजू बाजू जैसे ढोलक में थाप देते हैं, फिर ऊपर ढक्कन में। खाली ड्रम में जैसे आवाज होती है वैसी ही आवाज हुई। तुमने कहा था कि सस्ते सस्ते के दिनों में साल भर के लिए अनाज खरीद कर रखने के लिए एक ड्रम होना चाहिए, उसने कहा। ड्रम को खोलकर मैंने झांका। वाह, अनाज तो है नहीं। सुनकर वह मेरे पास आई और पीपो की ओर इशारा किया। पीपो में है। वह अपनी गृहस्थी को मेरे मजाक से बचा रही थी। एक बिल्कुल जंग खाया पीपा अलग थलग पड़ा था। उसके ऊपर मैंने पैर रखा। इस पीपे पर खड़ा हो जाऊंगा तो ढक्कन समेत मेरा पैर अंदर घुस जाएगा। इसे फिकवा देना। अनाज के खाली ड्रम की भी तो जगह थी। यदि वह अनाज से खाली है तो उसका उपयोग हम लोग किस तरह से कर सकते थे। 2 ड्रम थे, एक चावल का और दूसरा गेहूं का। दोनों में मैंने 90 रुपए का खर्च किया था। दाल की खपत कम होती थी, इसलिए दाल के लिए ड्रम नहीं लाया। अब पानी जोर से आए तो चावल के ड्रम में तुम और गेहूं के ड्रम में मैं घुस जाऊंगा। ऊपर से ढक्कन झुका लेंगे। सांस लेने की जगह होनी चाहिए, नहीं तो सांस लेकर ड्रम में भरी हवा को खत्म करने के बाद दम घुट जाएगा। तुम ड्रम में घुसोगी? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैंने प्यार से कहा। कितना काम बचा है। आज तुमको जल्दी नहीं है दफ्तर की? आज छुट्टी है, खाना भी बनाना नहीं है, घर का सामान जमाना है। वही तो कर रहे हैं। अपने को भी कहीं सुव्यवस्थित रखना। पानी गिरने के से सामान के साथ साथ क्या हम दोनों बेतरतीब नहीं हुए हैं? बाजू से पकड़कर मैंने उसे चावल के ड्रम में उतरने में सहायता दी। स्टूल रखकर वह खड़ी हो गई थी। अब अंदर घुसो, मैंने कहा। एक पैर ही वह अंदर डाल पाई थी कि उसकी साड़ी फट गई। मेरी साड़ी फट गई, दुखी होकर उसने कहा, और इस तरह हाथ पैर फटकारे की बड़ी मुश्किल से संभाल कर मैंने उसे नीचे उतारा। मैं दुखी हो गया। साड़ी के फटने का उतना दुख नहीं था। दुख था कि वह मेरी हर बात आखिर में मान लेती थी। पीपा खोलकर देखूं कि उसमें अनाज है या नहीं। देख लो, कुछ छुपा थोड़े है। एक पीपा खोला, उसमें 2-3 किलो चावल था। चावल है, मैंने कहा। आटे का पीपा दूर से पहचान में आता था। कल ही 3 किलो गेहूं पिसवा कर लाया था। गेहूं अभी बचा है या वह भी खत्म हो गया है? 7-8 किलो गेहूं है। बदली छाई थी, इसलिए ज्यादा गेहूं धोए नहीं। अब रोज धूप निकलती है, कल परसों धोकर धूप में डाल दूंगी। कुछ रुपए होते तो चावल खरीद कर डाल देते। इस साल चावल बहुत महंगा होगा। मेरी नजर अलमारी में गई। पलड़े खुले थे। अलमारी दीवार में बनी थी। अलमारी का खुला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब अलमारी के सामान को भी देखूंगा। कितना फालतू इकट्ठा किया है। फालतू सामान से मनहूसियत बढ़ती है। जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उसे मत रखो, मैंने कहा। अलमारी में खांसी की दवा की खाली शीशी दिखी। ये क्या है? शीशी पत्नी को दिखाकर मैंने कहा। करीब 1 महीना हो गया मेरी खांसी ठीक हुए। अब इस खांसी की शीशी को देखकर मुझे याद आ गया कि मैं बीमार था। मुझे यह भी याद आया कि 10 दिन बाद खांसी ठीक हो गई थी। फिर भी पहले बीमारी तो याद आ गई। जब बीमार हुए थे तब जिस बिस्तर चारपाई पे लेटते थे वह भी है। जो कपड़े पहनते थे वह भी पहने हो। बुशर्ट से तुमको बीमारी क्यों नहीं याद आई? मेरा कोई काम तुमको नहीं सुहाता, उदास होकर उसने कहा। बुशर्ट से बीमारी की याद आएगी तो क्या मैं बुशर्ट फेंक दूंगा? खाली शीशी फेंक सकता हूँ, कहकर मैंने खाली शीशी डॉक्टर के कंपाउंड में फेंक दी। चप्पल भी वही है, मुस्कुराते हुए मैंने कहा। पर वह उदास रही। घर भी वही है, किराया भी वही है, तुम भी वही हो। तुम बीमारी में मेरा कितना ख्याल रखती थी। बुखार में बेदम हो गया था, तब तुम रोने लगी थी। मैंने कहा। अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ? मैंने पूछा। अलमारी में पत्रिकाओं के बीच छुपा हुआ प्लास्टिक का पानी का बैग था। बिल्कुल गंदा हो गया था। बैग को निकालकर मैंने नीचे फेंका तो जमीन पर पड़ी तस्तरी के ऊपर आकर वह पड़ा। तस्तरी फूटते फूटते बची। क्यों फेंक रहे हो? आने जाने में इसकी जरूरत पड़ती है। कहाँ आते जाते हैं? तुम अपने मायके जाओगी और मैं अपने घर। मेरा वह घर भी किराए का, पिता के बाद, जिसका किराया बड़े भाई देते हैं। भाभी की इच्छा है कि उस मकान का आधा किराया मैं भी दिया करूं। वहां पहले मेरी जगह निश्चित थी, शादी के बाद निश्चित नहीं है।
हर वस्तु की जगह निश्चित होनी चाहिए। इस घर में किताबें रखने की कौन सी जगह हो, बिस्तर कहाँ रखे जाएं, अलमारी में क्या रखा जाए, यह हम लोगों को निश्चित करना पड़ेगा। वाटर बैग अपने पैर से कहीं नहीं जाएगा। इस किराए के मकान में मैं अपने पैरों से चलकर आया, पर यह जगह मेरी हैसियत से तय हुई। मैं जहां भी जाऊंगा अपनी हैसियत से जाऊंगा। सर्कस करते हुए पैर नहीं होते तो मुझे लुढ़काया जाता। कहीं मुझे धक्का तो नहीं दिया जा रहा है, या मैं घसीटा तो नहीं जा रहा हूं। वाटर बैग उठाकर पत्नी ने निरुपाय होकर पूछा, इसे अब कहाँ रखूं? जैसे यह एक कठिन सवाल है और उसे केवल मैं हल कर सकता हूं। तुम जानो, यह तुम्हारा काम है, मैंने कहा। मेरा काम है तो टोका टाकी क्यों करते हो? मैं चाहता हूं तुम घर को संवार कर रखो। जो सामान था वह इसी तरह ठीक था। पानी का बैग धीरे धीरे अखबार में दब गया होगा। उसे आड़ मिल गई। हम लोगों ने उसे कई दिनों तक देखा नहीं था। अचानक वह दबा नहीं होगा। अब जब जरूरत होगी तब उसे ढूंढा जाएगा। मेरा कोई सामान खोया नहीं। यदि कोई चीज खोई तो ढूंढने से मिल गई। झोला मैं बहुत भूलता था, भूलता भी वहां जहां मैं गया होता। लौटकर उन्हीं जगहों में पूछताछ करने से मिल जाता था। जब कभी चिल्लर पैसे गिरे तो मिल गए। सड़क की नाली में साइकिल की चाबी गिर गई थी। 10 पैसे लेकर एक लड़के ने उसे ढूंढ कर निकाल दिया था। आटा मारते हुए पत्नी अंगूठी निकालकर पाटे के नीचे रख देती थी, फिर सिंदूर की डिब्बी में, बाद में पेटी में रखने लगी। घर से कभी सामान चोरी नहीं गया। चंद्रमा आकाश से कहीं नहीं जा सकता। यदि वह नहीं दिखता तो वह बादलों में छुपा होगा, बाद में दिख जाएगा। चंद्रमा आकाश से खोकर आकाश में ही रहेगा। यदि वह नहीं दिखता तो उसके खोने की फिक्र मैं नहीं करूँगा। इसी तरह की बहुत सी झंझटों से मैं मुक्त था। वस्तुओं का बेकार होने के बाद भी उपयोग होता था। भविष्य में कुछ काम आएगा, इसीलिए कबाड़ और रद्दी पूंजी की तरह सहेजी जाती थी। तुलसी का गमला फूट गया था। उसकी मिट्टी हाथ मटियाने के लिए मैंने रख ली थी। एक दिन पत्नी को याद आया कि मैं तुलसी की मिट्टी के हाथ मटिया रहा हूँ। तब उसके कहने से फूटे गमले को नहर में डाल आया और लौटते समय नहर से हाथ मटियाने के लिए दूसरी मिट्टी उठा लाया। दिन बीतता था। पत्नी से मैंने कहा, यदि कबाड़ और खाली शीशियों के प्रति हम अपना मोह कम कर दें तो बहुत सफाई हो सकती है। अच्छा, उसने कहा। उसके तैयार होते ही मैंने कहा, शुरुआत तुम्हारी पेटी से करते हैं जिसमें तुम ताला बंद करती हो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसमें ऐसा सामान होगा जो 2 कौड़ी का भी ना होगा, जिसे ताले में सुरक्षित रखने का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपनी पेटी नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारा सामान तो मैं छूती भी नहीं। एक भी कागज़ इधर उधर हो जाता है तो जान लेने को कैसे तैयार हो जाते हो। क्या हुआ, देख लेने दो, चाबी कहाँ है? मालूम नहीं कहाँ है, पत्नी ने कहा, पर चेहरे में याचना थी कि मुझे छोड़ दो, चाबी मत लो। मुझे मालूम था यदि चाबी कमर में नहीं होगी तो गद्दे के नीचे होगी। दौड़कर उसके पहुंचने से पहले गद्दे के नीचे मैंने चाबी पा ली। चाबी से निराश होकर वह दौड़ती हुई अपनी पेटी पर जमकर बैठ गई। तब भी उसके चेहरे में था, वह कुछ नहीं कर सकती और मैं ज़बरदस्ती करूँगा, जिससे वह बच नहीं सकती। पेटी बहुत छोटी थी। पेटी की तुलना में ताला बड़ा था, पर उसकी इच्छा के अनुकूल था। पेटी के ऊपर बैठे होने के कारण साड़ी से पेटी छुप गई थी। पेटी में आखिर क्या है जो तुम छुपाना चाहती हो? ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया जैसे जान जा रही हो। हाँ, जान जा रही है। जान छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। तुम्हारी ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लगती, रुआसी होकर उसने कहा। मैं ज़बरदस्ती करता हूँ? हाँ, उसने कहा। मुझे हंसी आ गई। एक बार और बोलो, ज़बरदस्ती? ज़बरदस्ती, भरे गले से उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर दुख हुआ, पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उसकी आंखों में आंसू आए। रोना क्यों आ गया? मैंने कहा। गुस्सा मुझे अपने ऊपर था। मोगरे का फूल पौधे में अच्छा लगता था, पर यदि वह पौधे में लगा लगा मुरझा गया, लगता था कि उसका उपयोग नहीं किया गया और उसका फूल बेकार चला गया। तोड़ लिया जाता तो कुछ उपयोग होता। पत्नी का रिश्ता फूल को तोड़कर अपने पास रख लेने का था। पेड़ में खिले फूल जैसा रिश्ता कहीं नहीं दिखता था। यदि फूल पास में रखे रखे मुरझा गया तो पौधे में भी फूल मुरझा जाता है, यह तर्क तैयार रहता था। कुछ निश्चय करने के बाद पेटी से उठकर वह एक तरफ खड़ी हो गई और बोली, लो देख लो। कई चाबियां थीं, 2 चाबियां नहीं लगीं। कब के खराब फेंके गए तालों से बची चाबियां गुच्छे में इकट्ठा हो गई थीं। लाओ, मैं चाबी निकाल दूं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। बेवकूफ़ बनाकर तुम चाबियां वापस लेना चाहती हो? मैंने कहा। मेरी तरफ उसका हाथ गुच्छा लेने के लिए बढ़ा रहा।
मैंने उसे चाबियां दे दी। घर तो बिल्कुल खुले पिंजरे की तरह था जिसमें रहने की आदत पड़ जाती है। चंद्रमा आकाश से भागकर जाएगा कहाँ? आकाश से भागकर आकाश में ही रहेगा। यही चाबी है? गुच्छे से एक चाबी अलग निकालकर उसने कहा। यही चाबी है? तब भी मैंने पूछा। हाँ, यही चाबी है। हटो, मैं खोलती हूँ। पेटी तुम देख लेना, ताला मैं खोलूँगा, मैंने कहा। पेटी खोलते ही सबसे ऊपर पुट्ठे में चिपकी लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो थी। फ़ोटो का एक कोना नहीं था। यह फ़ोटो घर में मुझे कभी नहीं दिखी थी। अपने साथ मैके से लाई होगी। तालाब में कमल के ऊपर खड़ी हुई लक्ष्मी जी, दोनों तरफ हाथी, एक हाथी की सूंड में फूल की माला, दूसरे की सूंड में कमल का फूल। लक्ष्मी जी के एक हाथ में चांदी का गिरता हुआ रुपया। पत्नी को उम्मीद होगी कि रुपए तस्वीर से छिटक कर उसकी पेटी में भरते जाएंगे। इस तरह के फ़ोटो मैं बचपन से देखता आ रहा था। पहले इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। अब लगता था कि फ़ोटो में तालाब के किनारे रुपए निकालने के लिए डुबकी लगाने को तैयार नंग धड़ंग लड़के भी हों। तालाब में एक डूबता हुआ लड़का हो या हाथी की सूंड में एक छटपटाता हुआ लड़का हो। डुबकी मारने वाले लड़कों से हाथी नाराज़ हो गया होगा। उस हाथी में एक सोने का हौदा होना चाहिए जिसमें एक राजा हो। लक्ष्मी जी की जय, हाथ जोड़कर मैंने कहा। पास बिछे बोरे पर पेटी से एक एक सामान निकाल कर रख रहा था। जो सामान या कपड़ा मुझसे बेतरतीब हो जाता, पत्नी उसे ठीक कर देती थी। घुटनों के बल पर वह मुझसे बिल्कुल सटील बैठी थी। मैंने अपना बायां हाथ उसके गले में डाल दिया। एक बनारसी लाल साड़ी थी, दो नई सूती साड़ियाँ शादी के समय की थीं। उन्हें निकालकर मैंने कहा, इनको पहनना शुरू करो। एक नए कपड़े की चिंदी से बंधी हुई लाख की कई चूड़ियाँ थीं। खूबसूरत लाल लाल चूड़ियाँ। पेटी में नेफ्थलीन की गोलियों की गंध थी। लाल रंग का चिकना चमकता हुआ सैटिन का पेटीकोट था। दो नए सफ़ेद पेटीकोट थे, एक में हल्दी का दाग था। कांच की चूड़ियाँ सुतली में बंधी थीं। टूटने से बचाने के लिए उन्हें पेटी के कोने में कपड़ों से लपेट कर रखा गया था। पत्नी के हाथ की चूड़ियाँ कम हो गई थीं। मैंने कहा, लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ पहन लेना। एक टिन का चिपटा डिब्बा था। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर 10-10 के 3 नोट थे। एक 5 रुपये का नोट था। रुपयों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी करीब करीब वैसी ही थी जैसे मुफ्त के रुपए मिल जाने से होती है। तुम्हारे पास बहुत रुपया है। डिब्बे में मेरी एक फ़ोटो थी। यह फ़ोटो 3-4 वर्ष पहले की थी। इसमें मैंने एक चौखाने का कोट पहना था। कोट फोटोग्राफर का था जो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में टंगा रहता था। यह तस्वीर मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। इसमें गालों की हड्डियां उभरी हुई लगती थीं, जिससे गाल ज़्यादा पिचके लगते थे। आंखें बहुत छोटी छोटी लगती थीं। गर्दन पतली और लंबी लगती थी। घर में और भी अच्छे फ़ोटो रहे थे, पर यह फ़ोटो पत्नी को पता नहीं क्यों बहुत पसंद था। डिब्बे में एक सोने की तांबिया अंगूठी और चांदी की चमकती हुई बिछिया थी। कुछ छोटे छोटे नए कपड़ों के टुकड़े थे। ब्लाउज़ के लायक ये कपड़े नहीं थे। एक बित्ता भर लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा निकालकर मैंने कहा, नाक पोंछने लायक भी नहीं है। पत्नी का चेहरा फूल गया। मैंने उससे कहा, गुस्सा मत होना, तुमको एक किस्सा सुनाऊंगा। कब? बाद में सुनाऊंगा। कुछ और भी चीज़ें थीं, जैसे लाल बिंदी की एक शीशी, एक कंघा और सिंदूर रखने की एक डिब्बी। काजल की डिब्बी को बाहर निकालकर मैंने कहा, आज तुम काजल भी लगाना। घर की सफाई का कलेजा मेरे पास नहीं था। मैं थक गया। अंत में सब कुछ मैंने पत्नी के ऊपर छोड़ दिया। मुझसे नहीं होता, मैंने कहा। धीरे धीरे वह सब ठीक ठाक करती रही। पहले अपनी पेटी को जमाया। ताला बंद करने के बाद उसने मुझे काले मखमल का एक बटुआ दिखलाया। इसके अंदर का सामान नहीं देखोगे? तुम ही देख लो। मैं ऊब गया था। उसने उछाल कर बटुआ मेरी तरफ फेंका। ना चाहते हुए मैंने उसे लोक लिया, फिर उसे बिना देखे स्टूल के ऊपर रख दिया। किस्सा नहीं सुनना है क्या? चारपाई पर लेटते हुए मैंने पूछा। सुनना है। वह आकर मेरे पास बैठ गई। वहाँ अपने घर के पास सुखलाल तिवारी का घर है। जानती हूँ, सुखलाल तिवारी पैसे वाले लोग हैं। तुम उनके घर गई होंगी। माँ जाने के लिए कह रही थी, फिर मौका नहीं मिला। उसकी औरत सास और पति से दुखी थी। एक दिन घर के कुएं की मुंडेर पर बैठकर उसने अपनी सास से पूछा, कूद जाऊं? कूद जाओ, सास ने कहा और पति ने भी कहा। औरत कुएं में कूद गई तो पति थोड़ी देर के लिए भौचक्का रह गया। तब तक सास पीपल के पेड़ के पास से एक लंबा बांस उठाकर लाई। बांस को कुएं में डालकर वह पानी को गोल गोल हिलाने, खंगालने और कूटने लगी।
ताकि बहू के अंदर कुछ सांस बाकी हो तो वह ख़त्म हो जाए। पत्नी को लिपटाकर मैंने कहा, अब तुम कल्पना करो कि बहू कुएं में कूदकर डूबी। मरने की तकलीफ से उसका मन हुआ होगा कि किसी तरह वह बच जाती। उसने बचने के लिए हाथ पैर फटकारे होंगे, सांस लेने की कोशिश में पानी पी जाती होगी। तभी सास के द्वारा डाला गया बांस डूबते समय उसके हाथ के पास आया होगा। उसने सोचा होगा कि पति ने उसे बचाने के लिए बांस डाला है। यदि वह पकड़ ले तो उसे बांस से ऊपर खींच लेंगे। बांस पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया होगा और बांस ऊपर खींच लिया होगा और तेज़ी से ऊपर से आता हुआ दोबारा उसके सिर में लगा होगा। सिर में नहीं तो छाती में लगा होगा। हम दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। अब तुम दूसरा किस्सा सुनो। अब नहीं सुनना है, एक और सुन लो, फिर नहीं सुनाऊंगा। रामबली पांडे की बहू बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी खूबसूरती से परेशान थे। घर भर को उसका उठना बैठना बोलना चलना बुरा लगता था। एक दिन उसे जहर देकर मार डाला गया। उन लोगों ने पानी में पतला पतला आटा घोला और कमरे में आंगन में जगह जगह डाल दिया। उसके ऊपर राख डाल दी, जैसे उल्टी के ऊपर डाल दी जाती है। फिर हल्ला मचा दिया कि बहू हैजे से मर गई। जहर किसने दिया था? उसने पूछा। सास ससुर या पति, इन तीनों ने मिलकर या किसी एक ने दिया होगा। खुद भी तो खा सकती थी। हाँ, मैंने कहा, पति ने जहर नहीं दिया होगा। यही समझती रहो। पति के जहर देने के पहले वह खुद जहर खा लेगी। मैं उठने लगा तो उसने मुझे उठने नहीं दिया। थोड़ी देर और लेटे रहो। वह सुंदर थी, इसलिए मुझे विश्वास है कि उसके पति ने उसे जहर नहीं दिया होगा। मैंने पत्नी से कहा, तुम मेरी हर बात मान लेती हो, तुम गलती नहीं करते तो भाड़ में जाओ। उसे ठेल कर उठते हुए मैंने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फिर लेट गया। पत्नी की आंखों को होंठों से चूमते हुए कहा, जो कुछ भी मेरे पास सुख है वह तुम्हारे से है। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और की पत्नी के रूप में कल्पना नहीं कर सकता। यदि जादू से शादी के पहले की स्थिति हो जाए तब भी मैं तुमको पहचान लूँगा। बचपन से गाय को गाय कहना सीखा था। शादी के बाद पूरी समझदारी से उसी तरह पत्नी को पत्नी कहना सीखा। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है। क्या मैं तुमको प्यार करता हूँ? मैंने उससे पूछा। मैं नहीं बताऊँगी, तुम बताओ पहले। तुमको मुझसे डर लगता है? नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमको जहर दे दूँगा? नहीं लगता। मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा? नहीं निकालोगे। किसी दुख के परिणाम से कोई जहर नहीं खा सकता, यह तो षड्यंत्र होता है। आदमी को बुरी तरह हराने के बाद जहर का विकल्प सुझाया जाता है। आदमी को भूखा रखकर जहर खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भूखा रखना किसी को हराना नहीं था। यदि ऐसा होता तो हराने का काम आसान हो जाता। शेष अगले भाग में।